Assalamu alaikum adab namaste sat sri akal to everybody watching Kashur Scientist. This is your host Isfar Bukhari back to the channel after a long time. और चैनल पे आने का की वजह ये है कि हमने नया कोर्स जो लॉन्च किया है जेएलएम, तो उसका आज पहला बायोलॉजी का पहला लेक्चर आज डिलीवर हो रहा है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो है वो पहले चैप्टर यानी कि लाइफ प्रोसेसेस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस साल हमने कुछ सोचा कि कुछ नया कर लेते हैं। तो इस साल जो है हम एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी बायोलॉजी का 5th चैप्टर है और आपकी एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, तो साइंस बुक जो है आपकी, उसका शायद 15th चैप्टर है ये। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आर एनवायरनमेंट। इसके 5 मार्क्स होंगे आपके, 5 मार्क्स है इसके आपके। तो ये 5 मार्क्स हम उतना इंशाल्लाह पढ़ा देंगे कि जिसमें कि ये 5 मार्क्स जो है आपके क्लियर हो जाए और आप बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं अदर देन द बोर्ड्स, चाहे आप जेके बोर्ड्स में या सीबीएसई में है, तो आप जो 10th लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो एनटीएससी है, ओलंपियाड्स है बहुत सारे, तो जो वो इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। इसमें हम आपको इतना पढ़ा देंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमने सबसे पहली बात यह है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर में, क्योंकि हम तो सारा ही पढ़ा देंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का है या टॉपिक्स का है, दोनों एक ही बात है। तो पहला टॉपिक जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एंड दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा नहीं, वो इसी का पार्ट है, दैट इज द पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज एयर, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड व्हाट इज द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। और तीसरी बात है व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि एक तो फूड चेन देखेंगे और फूड वेब क्या होता है, ये दोनों चीजें क्या होती है और फूड चेन की क्या टाइप्स हैं। और उसके बाद देखेंगे कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या है और एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल्स कैसे होता है। एंड टुवर्ड्स द एंड हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर बनी किसकी चीज की है, बनती कैसे है ये ओजोन की लेयर, और इसके क्या फायदे हैं, और ओजोन का डिप्लीशन ये चीज क्या है, ओजोन होल क्या है, ओजोन को मेजर कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम लोग इस वाले पोर्शन में देख लेंगे। इसका एक आई गेस एक अलग लेक्चर बनाएंगे हम। तो एट द एंड जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज पहले तो देखेंगे कि गार्बेज होता क्या है और गार्बेज को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो आपने अब तक आप 10th क्लास में हैं, तो आपने तो एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सुना ही होगा। तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस। It can be living or non-living. It includes a physical, chemical, or natural forces. Living things live in their environment. They constantly interact with it and adapt themselves to the conditions in the environment. Or environment can also be defined as the sum total of all the living and the non-living elements and their effects that influence the life of an organism. Environment क्या है? Environment जो भी हमारे इर्द गिर्द है, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या कोई केमिकल, फिजिकल और अदर नेचुरल फोर्स है, तो वो सब चीजें मिला के क्या बनाती है? एनवायरनमेंट। या एनवायरनमेंट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि environment can also be defined as a sum total of all the living and non-living elements and their effects that influence the life of an organism. वो जो भी चीजें हैं, चाहे लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, या कुछ नेचुरल फोर्सेस है, एयर है, वाटर है, कुछ भी है, जो भी है जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी पे असर पड़ता है, दैट इज नोन एज द एनवायरनमेंट।
तो आई गेस आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि एनवायरनमेंट है क्या, और जो ये ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म को हम रेफरेंस इस वक्त मान रहे हैं, तो ये जो है इन सारी चीज़ों के साथ, चाहे लिविंग है, नॉन लिविंग है, या कुछ फोर्सेस है, जो चीज़ें भी हैं इनके साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता है, और जो इसके पास कंडीशंस है उनमें खुद को अडेप्ट कर लेता है। तो ये यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। और उसके बाद है अब ये एनवायरनमेंट, अगर इसकी हालत या इसका कंपोजिशन किसी भी तरीके से बदल जाता है, या एनवायरनमेंट की हालत या कंपोजिशन किसी भी तरीके में बदल जाता है, तो वो क्या है। अब व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन? एडिशन ऑफ एनी अनवांटेड और अनडिजायर्ड सब्सटेंस, यानी कि कंटेमिनेंट्स जिसको हम कहते हैं, to the environment that alters the environment in any way is known as environmental pollution. environmental pollution environmental pollution क्या है? अब environmental pollution में हम environmental pollution शॉर्ट में हम E और P देखें लिखते हैं, ऐसा कोई एब्रीविएशन तो है नहीं, लेकिन लिख देते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है कि इसमें अगर एनवायरनमेंट का कंपोजिशन, यानी कि जो चीज़ें इसमें है उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए, या वो किसी भी तरीके से बदल जाए, या इसकी हालत, कंडीशन, या किसी भी तरीके से अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रही है, दैट इज नोन एज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ई शॉर्ट में लिख देते हैं ईपी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो आप समझ ही गए होंगे। अब एनवायरनमेंट में क्या चीजें हैं? एयर है, वाटर है, ये सब चीजें, सॉइल है, ये भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो इनकी हालत में अगर चेंज आ जाती है, या इनके कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो आई गेस ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन आप समझ गए होंगे। और इसके बाद अगला पॉइंट जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट Environment Protection Act. Environment Protection Act was enacted in 1987. वो जो Environment Protection Act है वो 1986 में इनेक्ट किया गया है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में लाया, तो उसको इनेक्ट किया गया है 1986 से। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है इंडिया में। और इसके साथ ही दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो सुना ही होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी दिसंबर 1984 में। भोपाल गैस ट्रेजेडी was happened in December 1984. भोपाल गैस ट्रेजेडी इंपॉर्टेंट है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है। एंड देयर वाज अ लीकेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। एक तो डेट इंपॉर्टेंट है, एंड अदर थिंग इज कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। तो ये दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वन इज important. The Environment Protection Act was enacted in 1986. ये चीज़ें जो है आपके बोर्ड में तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा, लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे NTSC है, ओलंपियाड्स है, या आगे चल के अगर आप नीट देना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं जो इसके बायोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, वेटनरी साइंसेज हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, या ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं, कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स। तो उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। इसके बाद एक और चीज़ पे चलते हैं हम। अब पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का ही एक पार्ट है, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, बिकॉज एयर एंड वाटर आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। सो पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इसको पढ़ना तो ज़रूरी है। तो अब देखते हैं पहले हम पोल्यूशन ऑफ एयर। एडिशन ऑफ एनी
contaminant to the air which alters its composition is called air pollution. Air pollution, कोई भी जो हमारा एयर है, हवा जो है, उसमें अगर कोई कंटेमिनेंट यानी कि कोई भी अनडिजायर्ड और अनवांटेड सब्सटेंस आ जाता है जिससे कि एयर का जो कंपोजिशन है यानी कि एयर जिसका बना है वो कंपोजिशन जो है चेंज हो जाती है, दैट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज के one more important point here is the Air Act. The Air Act was enacted in 1981. 1981 में Air Act लाया गया है और it was later amended in 1987 to include noise as a pollutant. वो जो Air Act आया है या Air Protection Act जो आया है वो 1981 में, इंडिया में 1981 में Air Act आया है and this act was later amended in 1987. 1987 में फिर इसमें amendment लाई गई to include noise as a pollutant. noise को as a pollutant डिक्लेयर करने के लिए इसमें amendment आई 1987 में और noise भी include किया गया as a pollutant of air. 1981, 1987 both are important. इसके बाद है water pollution. Addition of any contaminant to water which alters its composition, color, odor और odor is called water pollution. को water क्या है, इसका जो molecular formula है वो H2O है, वो ये तो सभी को पता है, H2O. और अगर इसके कंपोजिशन में कोई चेंज आता है या इसके कलर में कोई चेंज आता है या इसकी स्मेल, ओडर यानी कि स्मेल में चेंज आता है तो दैट इज नोन एज द वाटर पोल्यूशन. आई गेस ये तो आप समझ ही गए, ये तो बेसिक सी चीज है. अब जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट द वाटर एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1974. तो आपने अब तक कौन कौन सी चीजें देखी? एक तो आपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 देखा और उसके बाद आपने देखा एयर एक्ट, इट वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन 1981 एंड लेटर अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज अ पोल्यूटेंट. और आपने देखा कि वाटर पोल्यूशन के बारे में वाटर एक्ट, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, इट वाज इनेक्टेड इन 1974 को सबसे पहले जो आया वाटर एक्ट आया, उसके बाद एयर एक्ट आया, उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया और उसके बाद 1987 में एयर एक्ट को जो है अमेंड किया गया है ताकि नॉइज को भी एज अ पोल्यूटेंट इंक्लूड किया जाए एयर पोल्यूशन में. तो आई गेस यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वो वेस्ट के बारे में है. वेस्ट जो भी अनवांटेड चीज है जिसकी हमें जरूरत नहीं है या कोई चीज सरप्लस है जिसकी हमें जरूरत यानी कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज है हमारे पास और वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही है, दैट इज नोन एज द वेस्ट. अब वेस्ट का क्या है? वेस्ट दो तरीके हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दो टाइप के वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो आइए हम देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स. देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, these are those waste which are broken down to non-poisonous substances in due course of time by the action of microorganisms. For example, cow dung है, human excreta है, all natural fibers, dead plants and animals. ये वो वेस्ट्स हैं या ये वो चीजें हैं जो कि टूट जाती हैं, जो कि डिकम्पोज हो जाती है इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस. यानी नॉन पॉइजनस सब्सटेंस जिससे सॉइल को या वाटर को कोई भी नुकसान न पहुंचे. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ टाइम के बाद ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स के एक्शन से. इनसे कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, फंजाई है या बाकी माइक्रोऑर्गेनिजम्स है,
उनके एक्शन से वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं जिससे ये डिकम्पोज हो जाते हैं टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या आएगा, काउ डंग है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ऑल नेचुरल फाइबर्स है, कॉटन है, वूल है, ये सब चीज़ें जो है इवन इंसान भी कुछ टाइम के बाद फिर मरने के बाद फिर ख़त्म हो जाता है। डेड प्लांट्स है या डेड प्लांट्स के हम डेड प्लांट्स पार्ट्स वुड है, लीव्स है, ब्रांचेस है, तो सारी जो है कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाती है। या एनिमल्स के पार्ट्स भी, किसी डेड एनिमल को या एनिमल्स की बोन्स वोन्स होती है, कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है, दे आर डिकम्पोज हो जाती है इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब चीज़ें, ये तो आपको बायोडिग्रेडेबल समझ आ गया होगा, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब दूसरी चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, ये वो वेस्ट है जो कि ब्रेक डाउन नहीं होते इन नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से इनको कुछ नहीं होता, अब अगर होता भी है तो दे डू नॉट डिकम्पोज इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस, और अगर हो भी जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। दी सब्सटेंसेस टेक ए वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, को इनको डिकम्पोज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स को। तो इसमें क्या एग्जांपल्स आएंगे, ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं आप। तो इसमें ग्लास आएगा, ग्लास को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, इनको 400 साल कुछ ऐसा ही मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 400 साल लगते हैं इनको। नायलॉन को भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ग्लास को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्लास्टिक्स और पॉलीथीन को आई गेस 400 साल, और नायलॉन को भी बहुत ज़्यादा टाइम डिग्रेड होने में लगता है। तो आई गेस आप यहाँ तक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ गए होंगे। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, या तो डेफिनेशन पूछेगा, या तो डिफरेंस पूछेगा इनके बारे में, और या तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल। तो ये पूछ सकता है आपके बारे में, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बोलेगा कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा है और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। तो आप उस वक्त इजीली इस चीज़ का जवाब दे सकते हो। तो आई गेस यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब जो अगले लेक्चर में, आई गेस इतना काफ़ी है आज के लेक्चर में, तो अगले लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इकोसिस्टम से हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो आई गेस यहाँ तक काफ़ी है, तो बस एंड कर लेते हैं इस लेक्चर को। टिल देन खुदा हाफिज़।